हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम यूपी बोर्ड क्लास 12th का जो फिजिक्स का हम सेट कर रहे थे उसमें सेट जो चल रहा था हमारा 2022 का चल रहा था, जिसका नाम था 346 GA। उसका जो फर्स्ट पार्ट था हमने उसमें कंप्लीट किए थे सेक्शन सी तक। तो इसके नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन डी से लेकर लास्ट टाइम तक, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। देखो सेक्शन डी में यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट वेव्स, यानी कि इंटरफ्रेंस क्या होती है उसे समझाना पड़ेगा। और राइट द कंडीशन ऑफ इंटरफ्रेंस, यानी कि इंटरफ्रेंस जो होगा वो किस किस कंडीशन के लिए होगा ये बताना होगा। तो देखो इसमें यहाँ पर क्या बोला गया थ्योरी के अंदर, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट वेव्स क्या होती है। द इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट इज फिनोमिना ऑफ वेयर टू और मोर coherent light waves superpose of the from a new wave pattern. This can result in regions are of। देखो इसमें क्या क्या होंगे, इसमें क्या बात बोली गई है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि इंटरफेरेंस लाइट क्या होती है, जब टू और मोर कोहेरेंट वेव्स होती है वो सुपर इम्पोज होती है कहीं भी एक पॉइंट पर। जैसे मैंने लिया यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ बोला कि एक वेव मान लो ये आई इस टाइप से, एक वेव मान लो ऐसे आई कहीं भी चलकर, है ना, और वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हुई आ रही है, तो वहाँ उसे बोलते हैं सुपर इम्पोजन। ठीक है ना। जैसे मान लो एक मेरे पास वेव ऐसे गई एक पॉइंट पर, दूसरी वेव भी सेम इसी पे गई इस पॉइंट पर, तो यही सब बोलेंगे सुपर इम्पोज होगी वेव यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर ये बात बोली गई है। तो देखो यहाँ पर इसमें यहाँ पर जब भी मेरे पास वेव सुपर इम्पोज होंगी तो वहाँ पर दो कंडीशंस होंगी, एक तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, बनेंगे हमेशा ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, क्या बनेंगी ब्राइट फ्रिंजेस, और उसमें बनती है डार्क फ्रिंजेस। डिस्ट्रक्टिव के अंदर ये ब्राइट फ्रिंजेस जो बनती है इसे बोलते हैं, ये बनेंगे कब, जब हमारे पास होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी कंडीशंस क्या होंगी और किसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वेयर द वेव्स रीइंफोर्स ऑफ ईच अदर। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक मेरे पास वेव ही है इस टाइप से, तो इसका क्या होता है, ये क्रस्ट होता है, ये होता है इसका ट्रफ। तो अगर मेरे पास दो वेव ऐसे आ जाएं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि एक मान लो मेरे पास ये वेव है, ये यहाँ से मेरे पास ऐसे गई यहाँ पर, तो इसमें क्या है, इसका एक क्रस्ट है, इसका एक ट्रफ है। दूसरी वेव जो आएगी मान लो इसी फॉर्म में आए कि ये क्रस्ट ये ट्रफ ये क्रस्ट, यानी कि यहाँ भी क्रस्ट यहाँ भी क्रस्ट, तो यानी कि जब मेरे पास ये आएंगे और सुपर इम्पोज होंगे किसी एक पॉइंट पर, तो वहाँ पर क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें क्या बनती है, डार्क फ्रिंजेस बनती है। इसमें होगा जस्ट अपोजिट, कि जो मेरे पास यहाँ पर क्रस्ट है वो ये ट्रफ है, ये क्या होंगे आपस में मैच होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब मेरे पास एम्पलीट्यूड जीरो होगा तो हम जानते हैं क्या, आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी वहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा वेयर द वेव्स कैंसिल ईच अदर, तो जो भी काम एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगी, इंटेंसिटी मेरी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर दिस सोर्स ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या बोलते हैं हम इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो ये बात बोलेगी इंटरफेरेंस की। अब यहाँ पर वो लिखा कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस क्या चीज़ होती है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिससे इंटरफेरेंस हो पाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। तो यहाँ पर बोला है कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आप सोर्स ले रहे हो इस फिनोमेना के लिए वे कैसे सोर्स होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स। अब कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, दे मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऐसे दो सोर्स या बहुत सारे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस और सेम फ्रीक्वेंसी हो, तो हम उससे क्या बोलेंगे कि ये कोहेरेंट सोर्स होंगे, क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्स। सेकेंड पॉइंट, द सोर्सेस मस्ट बी नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, यानी कि जो उनका एम्पलीट्यूड होगा। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो हमारे पास ये वेव्स होती है तो इसमें जो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो इसमें क्या है, नियरली जो मेरे पास वेव्स आएंगी तो उसके जो एम्पलीट्यूड होगा वो अप्रोक्सीमेट, यानी कि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों वेव्स का। यहाँ पर देखो
टू ऑब्जर्व द क्लियर एंड स्टेबल इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस। तो इसमें क्या होंगी, जो फ्रिंजेस बनेंगे वे कैसे बनेंगी, स्टेबल बनेंगी और क्लियर बनेंगी। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, वे इंटरफ्रेंस जो फ्रिंजेस होंगी वे स्टेबल नहीं बनेंगी और वहाँ पर क्या होगा, ऑब्जर्व हम से क्लियरली नहीं कर पाने के। नेक्स्ट थर्ड कंडीशंस, द लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं जिसके पास एक सिंगल वेवलेंथ होती है। क्या होती है, एक सिंगल वेवलेंथ। नेक्स्ट, द पाथ डिफरेंस शुड बी स्मॉल एंड कॉन्स्टेंट। पाथ डिफरेंस क्या है इसका, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब कि ये नहीं कि भाई हर टाइम के बाद उसका पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ये मेरे पास एक वेव है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, तो दूसरी वेव मान लो वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इसमें पाथ डिफरेंस केवल इतने का ही होगा यहाँ पर। अब वो लगातार हमेशा सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमेशा क्या होगी, ये भी कंडीशन एक कोहेरेंट सोर्स की आएगी इंटरफ्रेंस होने के लिए। नेक्स्ट बी पार्ट। तो यहाँ पर एक बी पार्ट क्या है, न्यूमेरिकल है। देखो यहाँ पर, ए वेव ऑफ 300 मीटर वेवलेंथ इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए ट्रांसमिशन सेंटर। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2.4 माइक्रोफेराड इज अवेलेबल। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल रिक्वायर्ड फॉर द रेजोनेंट सर्किट। सर्किट कैसा है, रेजोनेंस सर्किट। तो हम जानते हैं रेजोनेंस सर्किट के लिए एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सी। एक्सएल इक्वल टू एक्सी जो हम इसी चैप्टर में पढ़ा था यहाँ पर। तो पहले यहाँ लगते हैं हम गिवन डेटा मेरे पास क्या क्या है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर बोला था क्या, वेव लेंथ जो दे रखी है दैट मीन्स लैम्डा। क्या बोला था, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे कितना, 300 मीटर, 300 मीटर। और यहाँ बोला था सा कैपेसिटेंस कितना, 2.4 माइक्रोफेराड, दैट मीन्स 2.4 माइक्रो मतलब 10⁻⁶ फेराड। अब यहाँ से वो रखा क्या, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ कोयल रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंट सर्किट। तो रेजोनेंट सर्किट के लिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है क्या, रेजोनेंट सर्किट के लिए एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। एक्सएल इक्वल टू एक्स सी होगा, तो यहाँ हम जानते हैं एक्सएल का फॉर्म होता है एल ओमेगा और एक्स सी का 1/c ओमेगा। अगर यहाँ से हम चेक करें तो यहाँ पर होगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, 1/LC। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। क्या होती है, 2πf का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो यहाँ f इक्वल टू आ जाएगा इसका 1/4π स्क्वायर LC, 4π स्क्वायर LC। और यहाँ आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे क्या, जो मेरे पास यहाँ पर दे रखा है f इक्वल टू ये वाला पार्ट, तो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं इस टाइप से कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2πf इक्वल टू 1/, इधर की ओर आ जाएगा स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा इसका रूट, तो √LC। अगर मैं यहाँ से निकालूँ फ्रिक्वेंसी f तो क्या आएगा 1/2π√LC। तो केवल आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, ये वाला, ठीक है ना। तो रेजोनेंट कंडीशन रखी है यहाँ पर, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ कोयल। इंडक्टेंस मतलब एल निकालना, आपको ये निकालना है यहाँ पर इस एल की वैल्यू। तो मैं इतने सारे पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, दोबारा से कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा कि 2π और f क्या मेरे पास फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ मैं। तो फ्रिक्वेंसी हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c इक्वल टू f इंटू लैम्डा, जहाँ पर c क्या स्पीड ऑफ लाइट, f क्या मेरे पास फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा क्या मेरे पास वेव लेंथ ऑफ लाइट। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू f इक्वल टू यहाँ पर पास होगा c/λ। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा है कितना 300, तो 3 जाएगा यहाँ पर होगा 100। तो वैल्यू इसकी आएगी 10⁶ हर्ट्ज़, 10⁶ हर्ट्ज़, क्योंकि यहाँ पास का पावर 2 ऊपर का माइनस की हो जाएगी। तो हम क्या काम करेंगे, इस जो मेरे पास ये f की वैल्यू है यहाँ पर, इस f की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ बोलेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो f इक्वल टू
अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँ, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, एफ की वैल्यू कितनी है, 10⁻6 इक्वल टू 1/2π√LC। यहाँ करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर। तो यह आएगा 10⁻12 इक्वल टू 1/4π² LC। अगर यहाँ मैं निकालूँ किसकी, इंडक्टेंस की वैल्यू निकालें, यानी कि इस L को जाएगा इधर, तो L इक्वल टू 1/4π² C इंटू 10⁻12। अगर मैं यहाँ पर देखो 4 मेरे पास एक नंबर है, पाई मेरे पास की वैल्यू मालूम है 3.14, और C की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर दे रखी है कितनी, 2.4 इंटू 10⁻⁻6। अगर मैं यहाँ पर सारी वैल्यू पुटअप करूँ और तब मेरा आंसर आएगा यहाँ पर L इक्वल टू 1.06 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 हेनरी। तो ये इसका आंसर होगा। ये तो ये वाला जो होगा, जो यहाँ पे करके दिखाया वाला पार्ट, ये आप ये कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते। यहाँ पर ये उनके लिए बताया कि ये कैसे कैसे आएगा। याद रखना, ये यहाँ पर जो कंडीशन होती है ये वाली, ये होती है किसके लिए, जब सर्किट मेरा कैसा हो, रेजोनेंस सर्किट। तो ये चैप्टर नंबर 8 में है शायद, चैप्टर नंबर 7 में, AC में, चैप्टर नंबर AC में। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट इसका। तो इसमें बोला राइट द किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। किरचॉफ्स लॉ को बताना, एक्सप्लेन करना क्या क्या था वो उसमें। तो पहले पढ़ते इसका स्टेटमेंट। तो इसके किरचॉफ्स के 2 लॉ थे, कौन कौन सा, एक तो किरचॉफ्स करंट लॉ जिसे बोलते हैं KCL। तो स्टेटमेंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन और नोड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। इसमें क्या बात बोलेगी, जैसे मान लो मेरे पास एक क्या है, जंक्शन, क्या है, एक जंक्शन, इस पर एंटरिंग होने वाली, यानी कुछ भी मेरे पास करंट आ रही हो, जा रही हो, तो हमेशा जो उसका सम होगा सारे का वो कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। क्या होगा, 0, यानी कि समीशन I इक्वल टू 0। ये वाला ये था फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ को बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। स्टेटमेंट क्या है इसकी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज लूप इन ए सर्किट इज 0, यानी कि समीशन V इक्वल टू 0। ये होता है किरचॉफ सेकेंड लॉ। इसमें एक बात बोल जाती है कि जो किरचॉफ का करंट लॉ होता वो किस कंजर्वेशन में काम करता, तो याद रखना ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। किस पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं क्या KVL की, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट बोल रखा, ए रोड ऑफ कॉपर ऑफ लेंथ L is rotating with angular velocity omega in uniform magnetic field of intensity B about its one end. Prove that induced electromotive force यानी कि EMF at ends of the rod E equal to omega BL square। जहाँ पर E क्या है, यहाँ पर EMF, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये B में पास मैग्नेटिक फील्ड, और L में पास क्या है, रोड की लेंथ। यहाँ पर तो देखो यहाँ पर EMF अक्रॉस द रोटेटिंग रोड। तो इसके यहाँ पर 2 वे हैं, यानी कि इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, मैंने यहाँ पर पहले फिगर बनाया कि यहाँ पर इनवर्ड मेरा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर जो यहाँ पर एक है, ये एक रोड, क्या है, रोड जो रोटेट हो रही है सर्कुलर इस टाइप से। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूस EMF। तो हम वो निकालने ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखो T क्या होता है पास, टाइम पीरियड। T क्या होता है, टाइम पीरियड। उसका फॉर्मूला होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 पाई कैसे, कि जैसे मेरे पास ये रोड थी तो ये एक राउंड जैसे कंप्लीट करेगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर 2 पाई, और इसकी स्पीड कितनी, एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो यहाँ होगा T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, जहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, इसकी होती है राउंड पर सेकेंड। चलो अब निकालते इसका EMF।
तो वी नो, इसका फर्स्ट वे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि फैराडे लॉ E इक्वल टू d∅dt, जहाँ पर फाइ क्या है मेरे पास, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका फॉर्म होता है बी ए कोस थीटा। क्या होता है, बी ए कोस थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो वो यहाँ पर कितना होगा, 0। और हम जानते हैं कोस 0 कितना होता है, 1। तो यानी कि यहाँ मेरे पास 1 आ जाएगा। तो 1 को मैं यहाँ पर लिखा नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर कि मेरे पास किस किस चीज़ में चेंज आएगा यहाँ पर। तो d/dt इक्वल टू बी इंटू ए। तो बी यहाँ पर क्या इसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। तो यहाँ चेक करेंगे मेरे पास d/dt यानी कि एरिया कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं एरिया कितना होता है सर्किल का, πr²। और यहाँ पर क्या, रोड की लेंथ ये वाली l, तो यहाँ पास आ गया l²। ये टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2π/ω। तो पाई से पाई कैंसिल, ये जाएगा अपर साइड, तो यहाँ पर होगा 1/2 bl²ω। तो फर्स्ट से हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। सेकंड वे कैसे होगा, वी नो दैट मोशनल EMF, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक रोड मोशन कर रही है, तो उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर EMF जनरेट हुआ। तो यहाँ बोलेंगे कौन सा EMF, मोशनल EMF। तो फॉर्मूला कितना होता है, VL V एवरेज, BL V एवरेज। तो VL मेरे पास ऐसे ही हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे मैं देखता हूँ, ये मेरे पास एक रोड है यहाँ पर, ये तो इसका ये वाला एंड क्या फिक्स, ये क्या यहाँ पर ऐसे बोल, ये पे स्पीड से ट्रेवल करेगा ये इस डायरेक्शन में। तो इसकी स्पीड मैंने बोली है यहाँ पर, स्पीड इसकी v, और यहाँ की स्पीड कितनी होगी इसकी 0, क्योंकि नो मोमेंट एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर BL इक्वल टू 0 + v/2। तो ये वैल्यू पुट करी यहाँ पर, तो 1/2 BL, बी मेरे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो हम जानते हैं क्लास 11th में हम टॉपिक ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला था V इक्वल टू r⍵, जहाँ पर r क्या है मेरे पास, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पास क्या L, इसको यहाँ नाम दे दिया गया। तो V इक्वल टू यहाँ पर हो गया L इंटू ओमेगा। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी, इसकी V की L इंटू ओमेगा। देखो L इंटू L² इंटू ओमेगा। तो इसके दोनों पार्ट हो गए, कौन से आप चूज कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि फोटो जहाँ भी वर्ड आएगा फोटो, तो दैट मीन्स इंडिकेट दैट लाइट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट डाउन इट्स लॉ। तो इसके लॉ भी लिखने हैं यहाँ पर। तो पहले पढ़ते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from the surface of a metal when light of suitable frequency fall on it। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक सरफेस है, मेटल सरफेस, इसमें हम जानते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अगर बाहर साइड से कोई मान लो सफिशिएंट एनर्जी आ गई जो इसके इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दे, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो जाए, निकल जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है ना। तो इस फिनोमेनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि लाइट की हेल्प से, जो सन से लाइट आती है उससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, तो उसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोला गया देखो यहाँ पर, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, मीन्स बाहर निकल रहा, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। सुटेबल मतलब अगर जो एक होता, नेक्स्ट में बताएंगे वर्क फंक्शन जो चीज़ होती है, यानी कि सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी में चाहिए तभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन एमिट हो पाएंगे। अगर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसीज कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, तो वहाँ पर ये फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ बोला गया दीज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर सरफेस से निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन को नाम बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब पढ़ते इसके लॉ क्या क्या होते हैं। तो आइंस्टाइन एक्सपेरिमेंट ने इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इस टाइप से था। देखो फर्स्ट लॉ में क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट हो जाए, वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर ओनली इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो
तो उसे बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। सेकेंड, इंस्टेंटेनियस एमिशन। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे मान लो मेरे पास ये मेटल सरफेस है, तो इसमें क्या है, जैसे लाइट यहाँ पर एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की आई, तो ये क्या होगा, इंस्पॉन्टेनियस, यानी कि तुरंत यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। इसे बोलते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एमिशन। इसमें लैग देखने को नहीं मिलेगा। द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंस्टेंटेनियस, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द लाइट हिटिंग ऑन द सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन। यानी कि जैसे यहाँ पर सफिशियंट फ्रिक्वेंसी की लाइट यहाँ पर एमिट होगी, तो यहाँ से क्या होगा, बहुत माइनर इस टाइम के अंदर अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाएगा, कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा टाइम में। नेक्स्ट जो इसका था, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोपोर्शनल किसका था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। यानी कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे, जो एमिट होंगे मेटल सरफेस से, वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। देखो यहाँ पर, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड द फ्रिक्वेंसी इज अबव थ्रेशोल्ड। यानी कि जो मेरे पास ऊपर बोलेगी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करेगी फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट पर। अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, फोटोन की ज़्यादा होगी। अगर मेरी फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट कम होगी तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। यानी कि इंडिपेंडेंट इंटेंसिटी पर, इंटेंसिटी आप इंक्रीज करो या मत करो, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट कब पड़ेगा, जब हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे लाइट की। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए पार्ट, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, राइट अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। कि ट्रांसफॉर्मर क्या चीज़ होती है। तो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो यहाँ पर, ए ट्रांसफॉर्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाइल कीपिंग द फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट। तो इसमें क्या बोला गया कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो मेनली इंक्रीज और डिक्रीज करता है वोल्टेज को। जब इंक्रीज करेंगे हम वोल्टेज को तो हम बोलेंगे उस टाइप के ट्रांसफॉर्मर को बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। लेकिन जब हम वोल्टेज को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो उस टाइप के ट्रांसफॉर्मर को हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देखो यहाँ पर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ओनली वर्क्स ऑन विद AC अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, यानी कि जब मेरे पास कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो एक इंडस्ट्री में पैदा होगा वहाँ पर, ठीक है ना। फ्लक्स में चेंज हम कर सकते हैं किस तरह, कितने टाइप से, 3 टाइप से, फाई इक्वल टू BA कोस थीटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दो, एरिया में चेंज कर दो और एंगल में चेंज कर दो। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या होता, इसके मेनली कुछ पार्ट्स होते हैं। तो होता कोर, क्या होती है कोर, तो मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, यानी कि जो बनी होती है कोर बनती है वो किससे बनती है, सॉफ्ट आयरन से, एंड लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। नेक्स्ट पॉइंट जो था इस कोर का ही, प्रोवाइड ए पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मिनिमाइजेज एनर्जी लॉस ड्यू टू द एडी करंट्स। यानी कि जो कोर होता है उस कोर में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, ठीक है ना, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने के लिए, और मिनिमाइज करता है क्या, एडी करंट को, कोर जो होती है। अब बात करते हैं क्या, प्राइमरी कोयल, जिसे हम बोलते हैं बाइंडिंग। तो कनेक्टेड टू द इनपुट AC वोल्टेज सोर्स, यानी कि जो प्राइमरी होगी, जैसे मैं बताऊँ यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम, तो ये यहाँ पर जो होता है ये बाइंडिंग होती है, ये भी बाइंडिंग होती है यहाँ पर। तो इसे हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी बाइंडिंग, और इसे बोलते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग। तो प्राइमरी बाइंडिंग में क्या बोला गया, जो कनेक्टेड टू इनपुट AC, यानी कि जो हमारे पोल से लाइट आती है घर के अंदर, तो जहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता है, तो जो वायर से कनेक्ट होगा ट्रांसफॉर्मर, उसे हम बोलेंगे इनपुट AC वोल्टेज सोर्स। व्हेन AC फॉल थ्रू इट प्रोड्यूसेस ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड।
क्या होगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ करंट, यानी कि जो पास करंट होगी वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। अब बात करते हैं क्या सेकेंडरी कोयल की। तो कनेक्टेड टू द आउटपुट सर्किट, जो हमारे घरों में जाती है यहाँ पर ट्रांसफार्मर से, उसे हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी कोयल। एन EMF is induced in it due to change of magnetic field from the primary coil। यानी कि सेकेंडरी कोयल में जो भी चेंज दिखाई देगा तो वो क्या होगा, फर्स्ट कोयल के थ्रू होगा। अब होता है इंसुलेशन। कोयल आर इंसुलेटेड टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किटिंग एंड दे इंश्योर सेफ्टी। यानी कि जो हम इंसुलेशन करते हैं वायर पे कहीं भी ट्रांसफार्मर के अंदर, वो करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो और हमें शॉक ना लगे। और एक होता है इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए पर्पज यूज होता है इसका। तो इस वाले पार्ट में एक न्यूमेरिकल, यहाँ क्या बोला गया, एन इलेक्ट्रॉन विद यूनिफॉर्म स्पीड 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगी, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। इज रिवॉल्विंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। ये क्या है, उसकी रेडियस, जिस पाथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड निकालना, हाँ कहाँ, जो कोयल मेरे पास है उसके सेंटर पे। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन डेटा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या गिवन ना, स्पीड, और यहाँ पर गिवन इसकी रेडियस। चलो करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ गिवन क्या है, देखो कौन सा था ये, बी पार्ट। देखो बी पार्ट में क्या गिवन था, जो रेडियस थी सर्कुलर पाथ की, तो यानी कि आर इक्वल टू यहाँ था 2 × 10⁻⁻10 मीटर। और बात करते हैं क्या, जो इसकी रखती स्पीड, वो थी 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ गिवन थी। अब आपको निकालना क्या, मैग्नेटिक फील्ड, जो कोयल मेरे पास है उसके सेंटर पर। तो हम जानते क्या, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड जो था सेंटर पर वो कितना था, μ0I/2R। तो यहाँ पर देखो म्यू तो मेरे पास एक कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, और आर यहाँ पर मेरे पास गिवन है, यानी कि ये दिस एंड दिस आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो पहले यहाँ पर निकाल लेंगे आई क्या, करंट। तो देखो मेनली जो होता है फॉर्मूला करंट का, वो होता I = Q/T। ये होता फॉर्मूला, जहाँ पर क्या है, Q क्या है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ पर E/, ये क्या यहाँ पर टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, ताकि यहाँ पर टाइम तो गिवन नहीं है। तो हम जानते हैं क्या कि यहाँ पर बोल रखा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे घूम रहा, मूवमेंट करे इस टाइप से इलेक्ट्रॉन। मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये इस टाइप से मूवमेंट कर रहा, तो हमने बोल दिया कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, यहाँ पर R रेडियस इसकी। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे टाइम। तो टाइम का फॉर्म होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम जानते हैं इसका जो सर्कमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी, 2πr। तो यहाँ आएगा 2πr अपॉन इसकी स्पीड। तो v कहाँ जाएगा, ऊपर, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, EV/2πr। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। b यहाँ होगा μ0 अपॉन 2r मल्टीप्लाई। अब इस आई के लिए रखो, तो यहाँ होगा EV/2π, यहाँ होगा r। अगर मैं यहाँ देखूँ तो μ0 अपॉन 4πr² EV। हम जानते हैं μ0 अपॉन 4π के लिए कितनी होती है, 10⁻⁻7 इंटू ई मेरे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, वी क्या है, स्पीड। तो यहाँ पे रखिए 3 × 10⁻⁶। ये मेरे पास क्या, आर क्या है यहाँ पर, रेडियस। तो रेडियस कितनी है उसकी, 2 ×
10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो जो आफ्टर सोल्व करने के बाद जो फॉर्म वैल्यू आएगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, वो आएगी 1.2 टेस्ला। ये इसका आंसर है। अब बात करते हैं सी पार्ट की, इसी क्वेश्चन में सी पार्ट की। देखो सी पार्ट में क्या बोला गया, ड्रॉ ए नेट रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग, क्या बोला यहाँ पर, रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पर बात करते हैं किसकी, रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, एक्सप्लेन करना इसको। तो देखो यहाँ पर इसका पहले तो समझे डायग्राम, ये जो होता है पास ये लेंस, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पीस लेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। यानी कि जैसे हम कोई भी मून या फिर सन देखेंगे तो यानी कि लाइट मेरे पास क्या आएंगी, इनफाइनाइट से आएंगी, दैट मीन्स पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल। पैरेलल जब रे आएंगी तो क्या जाएंगी, फोकस पर। तो ये मान लो यहाँ पर आ गई है। यहाँ से फिर क्या होगा, ये मेरे पास क्या, आई पीस लेंस, जो यहाँ पर हम आई लगाएंगे अपने, देखेंगे इमेज को। यहाँ से क्या होगा, ये लाइन ऐसे गई फोकस से, तो कहाँ जाएंगे, ऐसे मेरे पास पैरेलल चले जाएंगे। इसके दो केस होते हैं, एक तो होता है रिलैक्स आई के लिए, एक होता है पेनफुल आई के लिए। चलो पढ़ते हैं इसकी थ्योरी क्या है इसमें। ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज यूजेस lenses to focus the light from distant object and create magnified image। यानी कि जो दिखाई दे रही है छोटी इमेज उसे मैग्नीफाइड करने के लिए काम आता है, और जो बहुत दूर दूर होते हैं ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ द टू मेन लेंसेज एंड, यानी कि उसमें से एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज़ द लार्ज कॉन्वेक्स लेंस दैट गैदर एंड focuses incoming light, and any eyepiece which magnifies the image formed by the objective lens. The image produced by the objective lens is inverted and real, and the eyepiece then act as the magnifying glass to view this image. मैग्नीफाइड करने के लिए काम आता है इसमें। देखो डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर कैसे कैसे बना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस, this is the primary lens of the telescope, typically a large convex lens. It gathers the light from the distant object and focuses is to create an inverted real image at its focal point। क्या बोलेंगे सम, जहाँ पर यहाँ पर इसे बोलेंगे फोकल पॉइंट, यहाँ पर बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट आई पीस लेंस क्या होता है, तो located at the opposite end of the telescope from a objective lens. In objective lens, the eyepiece is a smaller convex lens. It acts as magnifying glass, taking the image formed by the objective lens and further magnifying it is produced a virtual magnified image of by the observer sees। इसमें क्या था, देखो डायग्राम में क्या था, पैरेलल रे आएंगी, वे क्या जाएंगे, फोकस पॉइंट पे जाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ से क्या होगा कि रे जाएंगे हमारी आई के अंदर इस लेंस के थ्रू। तो ऑब्जेक्टिव पीस लेंस लार्ज रहता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होती, ऑब्जेक्ट से लार्ज अमाउंट की इंटेंसिटी चाहिए होती है ताकि मेरे पास इमेज प्रॉपर दिख जाए। ये आई पीस लेंस क्या होता है, स्मॉल लेंस होता है विथ कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव पीस लेंस। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है। तो लाइट रे फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंटर द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आर रिफ्रैक्टेड बेंट टुवर्ड्स ए फोकल पॉइंट। दिस क्रिएट्स ए रियल इन्वर्टेड इमेज और स्लाइटली बियॉन्ड एट द फोकल लेंथ। द eyepiece as the taken is takes this image and magnifies it, creating a virtual inverted and magnified image। इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, पहले बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, फिर मेरे पास बनेगी इसकी वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विद द पोटेंशियल डिफरेंस न्यूमेरिकली डी पार्ट। कितना दे रखा पोटेंशियल डिफरेंस,
500 वोल्ट, हाउ मच स्पीड इट विल इट अटेन, यानी कि जो स्पीड होगी वो कितनी अटेन करेगी इसकी। तो यहाँ क्या चीज़ गिवन है, वोल्टेज। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ गिवन है। तो वोल्टेज पहली बात, कौन सा क्वेश्चन, डी। क्या बोला गया यहाँ पर, पोटेंशियल, दैट मीन्स V इक्वल टू 500 वोल्ट। नेक्स्ट इसमें बोला था नेक्स्ट कि एन इलेक्ट्रॉन, क्या बोला था, एन इलेक्ट्रॉन मतलब Q की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 E, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद हाउ मच स्पीड पूछेगी, क्या पूछेगी है, हाउ मच स्पीड, यानी कि आपसे V पूछेगा यहाँ पर। तो देखो हम जानते हैं क्या, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क के बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं वी नो दैट क्या, काइनेटिक एनर्जी एंड जो उसकी होती है पोटेंशियल एनर्जी E इंटू बी, वर्क, क्या बोलते हैं सब, वर्क। चलो करते हैं यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना था, 1/2 mE_v²। यहाँ कितना होगा, E इंटू वी, जहाँ पर ये वाला V क्या है, पोटेंशियल, ये वाला V क्या है, स्पीड, और me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/2 ऐसी। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ V की वैल्यू, तो यहाँ का 2eV/me। यहाँ से क्या होगा, देखो स्क्वायर था तो इसका हटा के क्या जाएगा, स्क्वायर रूट, क्या आएगा, स्क्वायर रूट। तो जब हम वैल्यू इसकी रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू -19 मल्टीप्लाई बी, क्या है यहाँ पर, ये बी हमारे पास पोटेंशियल कितना हो, 500 अपॉन मास इलेक्ट्रॉन, देन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जब हम इसको सोल्व करेंगे v की वैल्यू, यानी कि स्पीड जो इसकी आएगी वो आपकी आएगी 1.33 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी आ जाएगी स्पीड। ये पार्ट हो गया। अब आते हैं बात किसकी, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यहाँ फॉर्मूला प्रूफ करना I इक्वल टू NEABD। देखो ये मेरे पास एक कंडक्टर है फिगर के अंदर, इस कंडक्टर के पास क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर की ओर सेटअप है, क्योंकि यहाँ पर पास बैटरी का प्लस साइन, तो इधर की ओर प्लस, इधर की ओर माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट दिस साइड टू दिस साइड, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे दिस साइड। ये मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये मेरे पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अगर यहाँ देखता हूँ करंट का रिलेशन निकालना मुझे, तो I इक्वल टू Q/T, जहाँ पर Q के पास चार्ज और I क्या है मेरे पास करंट, एंड टाइम क्या है मेरे पास, T है मेरे पास टाइम। तो अगर मैं यहाँ पर इस कंडक्टर के अंदर चार्ज निकालने लूँ तो चार्ज कितना आएगा, तो हम निकालें यहाँ पर टोटल चार्ज QT, तो होगा N इंटू E और इंटू V फॉर वॉल्यूम, कि इस उसमें कितना चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। और वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं क्या, एरिया इंटू लेंथ, दैट मीन्स वॉल्यूम। तो यहाँ टाइम अगर मैं निकालना चाहूँ, वो एक फॉर्मूला का टाइम का T इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि करंट फ्लो होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन के पास होती है वेलोसिटी उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इक्वल टू Q की वैल्यू हमने रखी NEAL, तो ये हो गया NEAL। T की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है इसकी, L अपॉन BD। ये BD का आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये चला गया L से L कैंसिल, तो कितना आ गया, I इक्वल टू NEABD। अब करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की,
क्वेश्चन नंबर ई में बोला गया यहाँ पर क्या, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल एंड एक्सप्लेन, यानी कि बोहर एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करना है, उसके पोस्टुलेट को क्या क्या उसने दिए थे। तो ये था आंसर नंबर ई। तो आंसर नंबर ई, देखो इसमें बोहर मॉडल ने क्या बोला। तो बोहर एटॉमिक मॉडल पोस्टुलेट क्या क्या थे इसके। पहला पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट स्टेशनरी स्टेट, यानी कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे, जैसे मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये हमेशा इसमें ही घूमता रहेगा, ठीक है ना। इसका पोस्टुलेट ये था, क्या था इसमें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट एमिटिंग एनर्जी, यानी कि कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा। दीज ऑर्बिट आर कॉल्ड द स्टेशनरी ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। इसमें ये बात बोलेगी क्या कि जैसे मान लो पास एक ऑर्बिट ये है तो इसकी एनर्जी लेवल अलग होगा, ये ऑर्बिट होगा तो इसकी एनर्जी लेवल अलग होगी, इसकी अलग होगी, ये बात बोलेगी। सेकंड पॉइंट क्या बोला था इसने, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें क्या था, ओनली दोज ऑर्बिट आर अलाउ इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि जो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं तो जो इनका एंगुलर मोमेंटम होगा तो वो हमेशा क्या होगा, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा n का, जहाँ पर n क्या मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन। जहाँ पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r है रेडियस ऑफ ऑर्बिट और h क्या है पर प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। थर्ड क्या बोला तो उसने, नो एनर्जी रेडिएशन इन स्टेशनरी स्टेट, यानी कि जब मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करे अपने अंदर से। कब करेगा, जब उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब होने के बाद वो अपर ऑर्बिट में जाएगा, तब जब लोअर में आएगा तो तब वो एनर्जी अपनी रेडिएट करेगा अपने इनिशियल ऑर्बिट में आने के लिए। फोर्थ पॉइंट, एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, यानी कि जब कोई मान लो ये यहाँ पर एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, मान लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जंप कर गया, इसका क्या होगा, एनर्जी लेवल बढ़ा होगा, यहाँ पर किसी ने एनर्जी दी होगी, तो तब वहाँ पर क्या होगा, इट एमिट्स द एनर्जी, ये तब उस का टाइम पर एनर्जी अपनी इमिट्स करेगा, व्हेन मूविंग टू लोअर टू ए लोअर एनर्जी लेवल। क्या बोला हमें, एमिट मतलब एनर्जी निकालना अपने अंदर से। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ उसमें यहाँ देना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाने से ऑर्बिट के अंदर, तो क्या मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऑर्बिट यहाँ होगा, जब नीचे को लोअर क्लास में आएगा तो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करेगा, एमिट करेगा। नेक्स्ट, द एब्जॉर्ब्स एनर्जी विच मूविंग टू हायर एनर्जी लेवल, यानी कि जब कोई ऑर्बिट लो लेवल से हाई लेवल पर जाएगा तो पहले वो क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। जहाँ पर चेंजिंग एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, E2/E1, यानी सेकेंड ऑर्बिट टू माइनस फर्स्ट ऑर्बिट, जहाँ पर ये वैल्यू होती है इसके बराबर h न्यू के, न्यू यहाँ पर क्या है, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स HF बोल सकते हैं आप यहाँ पर। समरी के पता चला यहाँ पर, बोहर मॉडल इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट एक्सप्लेन्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसने एटम की स्टेबिलिटी को बताया था, यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि कैसा कैसे स्टेबल होता है, एंड सक्सेसफुली डिस्क्राइब द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिसाइड किया जिसमें पास लाइमन बाल्मर पास्चन ये सीख जाती है। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर ई, सेक्शन नंबर ई, शायद सेक्शन ई है देखो लास्ट, सेक्शन ई। इसमें क्या बोलेगा यहाँ पर, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स ऑफ द बेसिस ऑफ हाइजेन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। तो जब का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है लाइट का,
वो मुझे एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। देखो इस थ्योरी में, इस थ्योरी को आप पढ़ लेना, मैं कैसे बता रहा हूँ। चलो मैं बता दूँ यहाँ पर फिर भी इसमें क्या था। यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पास वेव्स आ रही हैं इस डायरेक्शन में और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है ये वाली। तो जी ये है ये वाली, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वाले दोनों। उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। देखो इसमें क्या बोला गया, कंसीडर ए प्लेन wave front AB incident on the reflecting surface x dash such that their ray of light makes an angle I with normal drawn at point A. Initially the point A of wave front strike with the reflecting surface x dash. Then according to the Huygens principle secondary wavelets emits from point A, which travel in medium with the speed v wave front. Let after time t the point B of wave front strike to point A dash of reflecting surface. As soon as the wave front advanced, it strike the other point between A and A dash. Thus, according to Huygens principle, all the points the presence of reflecting surface x dash, the secondary wavelets are unable to go on the other side of the surface, but they spread in first medium with the speed of wavefront in upward direction. देखो इसमें क्या बात बोलेगी कि मेरे पास एक प्लेन था ये वाला, इस प्लेन में पीछे क्या कोटिंग, ताकि मेरे पास रिफ्रैक्शन ना हो। यह पास जो आती है इसे बोलते हैं हम इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट की जो लास्ट वाली इंसिडेंट वेव फ्रंट होगी ये वाली, तो इसका सरफेस एंगल हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का सरफेस एंगल बोलते हैं एंगल आर, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो डायग्राम में कैसा कैसा बनाया गया। मान लो जब यहाँ पर जैसे इंसिडेंट वेव फ्रंट आई, तो ये वाला पॉइंट से अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो अगर पॉइंट जब मेरे पास वेव ए पॉइंट पर थी तो उस टाइम कहाँ थी वो बी पॉइंट पर। तो जैसे ए पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी कि मेरे पास इस टाइप जाने लगेगी बैक साइड। लेकिन जो बी वाली वेव होगी तो ये जितना वो इधर की ओर जाएगी, तो यानी कि ये वेव जाएगी कहाँ पर, इस ए डैश पॉइंट तक। तो इस ए डैश पर और जो मेरे पास जा रही होगी ये वाली वेव, तो यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर आ गई घूमते घूमते इस टाइप से और इस टाइप से, मान लो इस टाइप से आ गई, तो इस टाइम पर क्या करेंगे, हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ हम करेंगे तो ये इसे बोले हम क्या, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। तो रिफ्लेक्टिंग की फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्टिंग जो मेरे पास फर्स्ट वाली वेव क्या बोलते हैं वेव फ्रंट, तो उससे सरफेस एंगल बोलते हैं एंगल आर। तो अगर मुझे प्रूव करना है रिफ्लेक्शन लो, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, इक्वल। देखो कैसे करेंगे इक्वल। तो मैंने यहाँ लिया दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी ए डैश एंड कौन सा, ए डैश बी डैश ए, ये वाला ए। तो मुझे क्या करना, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। क्या करना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और बाय सिंप्लिसिटी बोल देंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो देखो यहाँ पर अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, तो देखो जो मेरे पास है साइड ए वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये ए डैश, यानी कि ये जो साइड है मेरे पास, देखो ये इस ट्रायंगल के अंदर है, और यही साइड जो मेरे पास है ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल के अंदर है, ये वाली साइड जो मैं बाबा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो दोनों यहाँ पर क्या होंगे, कॉमन हो जाएंगे, यानी कि ए डैश और ए डैश क्या है, कॉमन साइड। अब बात करते हैं क्या, ये वाला, यानी कि जो यहाँ पर है ये
ये वाला पार्ट, ये क्या 90 डिग्री एंगल। तो एंगल ए बी ए डैश, यानी कि एंगल ए बी ए डैश इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश, कितने का है 90 डिग्री एंगल। क्या है ये 90 डिग्री एंगल। अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट वाले पार्ट की। देखो इस वाले पार्ट को ध्यान से समझना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर यूज़। तो इसमें क्या था, जब वेव मेरी ए पर थी और उस टाइम पर बी पर थी, तो ए वाली वेव चल कर रिफ्लेक्टिंग कर करके कहाँ पहुँच गई, यहाँ। तो उस टाइम पर वो कहाँ पहुँचेगी, ये बी वाली जो थी मेरे पास, ये पहुँचेगी यहाँ इधर की ओर उतने टाइम में। तो हम जानते हैं सेम मीडियम में स्पीड तो चेंज होती नहीं है, तो जितने टाइम में बी ए डैश पे गया होगा उतने टाइम में ए बी डैश पे चली गई होगी। तो दैट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि स्पीड सेम टाइम सेम, तो डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे कि ये वाली साइड ए बी डैश और ए डैश बी, ये क्या रहेंगे हमेशा इक्वल। कैसे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी सेम और टाइम सेम। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपकी डिस्टेंस, तो आपकी डिस्टेंस सेम हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हैंस, तो मैंने दो ट्राइंगल के तीन साइड इक्वल कर दी, तीन मतलब तीन बातें इक्वल कर दी, तो हम बोल देंगे यहाँ पर हैंस ट्राइंगल ए बी ए डैश कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए डैश बी, ये बोल देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोल देंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर किसका है, बाई सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसमें नेक्स्ट बोला गया था डिस्कस द डिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू ए नैरो सिंगल स्लिट, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो चलो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे यहाँ पर कि डिफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। मोनोक्रोमेटिक, देखो यहाँ पर वर्ड ये होता है मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू ए नैरो सिंगल स्लिट। देखो मोनोक्रोमेटिक की लाइट क्या होती है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ ए सिंगल वेवलेंथ passes through a narrow single slit strike the distant screen, it produces a diffraction pattern due to the bending of light waves at the edges of the slit। यानी कि जो क्या होगी, जो यहाँ पर होता है डिफ्रैक्शन में क्या होती है, एक सिंगल स्लिट यूज होती है, ये मेरे पास स्क्रीन होती है, यहाँ से पास जो वेव आएंगी तो इधर की ओर ये इधर की वेंड हो जाती है। अब पढ़ते इसका स्टेप्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर क्या, लेट कंसिडर द स्लिट विड्थ बी ए, यानी कि जो मेरे पास स्लिट थी उसकी विड्थ मैंने कितनी यहाँ पर ए। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला था, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव लेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर नॉर्मली होगी, क्या होगी, नॉर्मली। चलो इसके बाद यहाँ वो लिखा थर्ड पॉइंट, द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट्स। यानी कि जैसे मानो मेरे पास स्लिट्स है, ये मेरे पास स्क्रीन है, तो यानी कि ये डिस्टेंस की बात करें, ये मेरे पास क्या है, कैपिटल डी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल ब्राइट रीजन, जिसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, इज ऑब्जर्व्ड अलॉन्ग विद अल्टरनेटिंग डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनेगी हमारी, कहाँ पर, डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर। लास्ट द पैटर्न, दिस पैटर्न इज रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स इमर्जिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्लिट एज डिस्क्राइब्ड बाय हाइजन प्रिंसिपल। ये बात बोली की थी। अब मुझे दिखानी है यहाँ पर कंडीशन, क्या दिखानी है इसकी कंडीशन कैसे कैसे होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर दिखाते हैं, इसका ब्लू पेन यूज करते हैं।
यहाँ पर होती है कंडीशन फॉर मिनिमम, इसकी कंडीशन फॉर मिनिमम, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। तो हम जानते हैं जिसका पार्ट डिफरेंस दैट मीन्स ए साइन थीटा, ये क्या होता है मेरे पास पाथ डिफरेंस, क्या होता पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, ये जो मेरे पास वैल्यू होगी ए साइन थीटा, हम जानते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या एन लैम्डा, एम बोल दो एन बोल दो, ठीक है ना। जहाँ पर इस एम के लिए कितनी होती है, यहाँ पर एम की वैल्यू होती है +-1 +-2 +-3, ऐसे बोल देंगे। जहाँ पर ए क्या, हम बात करते हैं किसकी, इस ए की, तो ए है यहाँ पर क्या स्लिट विड्थ, क्या स्लिट की चौड़ाई। यहाँ पर मेरे पास क्या साइन थीटा, तो वेरी स्मॉल मैंने एंगल है यहाँ पर, कहाँ से सेंट्रल एक्सिस से, जैसे यहाँ पर पास सिंगल स्लिट है तो सेंटर में यहाँ होगा, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा उसे बोल देंगे थीटा एंगल। नेक्स्ट एम क्या है मेरे पास ऑर्डर ऑफ द मिनिमम, नॉट फॉर मैक्सिमम, याद रखना किसके लिए मिनिमम के लिए। अब बात करते हैं क्या सेंट्रल मैक्सिमा, क्या बात करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इधर पास पहला पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। जहाँ पास क्या बनेगी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, क्या बनेगी ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ पर क्या होता है सेंट्रल फ्रिंज बिटवीन द फर्स्ट मिनिमम एंड बोथ साइड, दैट मीन्स इसमें यहाँ पर ये बात है कि जैसे यहाँ पर सिंगल स्लिट है, तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो बनता है इस टाइप से, जो मेरे पास स्क्रीन है ये वाली, इस पर ग्राफ बनता है, बीच में बनता है मैक्सिमम, फिर बाद में छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल ग्राफ बनेगा। जैसे बोलते हैं क्या सेंट्रल पर हमेशा कैसा बनेगा ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी। तो यहाँ पर वैल्यू फॉर सेंटर मैक्सिमम के लिए तो होती है 2 थीटा = 2 लैम्डा बाई ए, ये होता एंगुलर विड्थ ऑफ द, ये क्या थीटा एंगुलर विड्थ, लिख देता हूँ यहाँ पर ANGULAR एंगुलर विड्थ, ये होती है इसकी, ये वाला पार्ट। चलो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट शायद आई थिंक ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है यहाँ पर डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटो डायोड। ये फोटो डायोड क्या होता है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर फोटो डायोड इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन इट इज exposed to light. It absorbs the light and forms the electron hole pair, thus the current is generated. एक जैसे पास लाइट फॉल होगी किसी सरफेस पर, वहाँ क्या होगा इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट होंगे, तो तब मेरे पास वो करंट बनेगी, उसे बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं फोटो करंट। thus the current is generated. It is also called the photo detector or light detector and फोटो सेंसर और लाइट सेंसर, इसमें ही होता है यहाँ पर। तो सिंबल क्या होता है फोटो डायोड का इस साइड होता है मेरे पास एनोड, इस साइड मेरे पास होता है कैथोड, यहाँ पास होती है लाइट जो यहाँ पर पड़ती है। पढ़ते हैं फोटो डायोड क्या इसके बारे में, तो देखो इसकी वर्किंग यहाँ पर रखा है ए फोटो डायोड इज स्पेशल पर्पज फॉर पीएन जंक्शन डायोड fitted with a transparent window to allow the light to fall on the diode। यानी कि जो यहाँ पर होती है ये वाली, यहाँ पास लाइट आती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और डिप्रेशन मेरे पास यहाँ पर हो जाएगी वीक, क्या होती रहेगी घटती रहेगी वाली विड्थ। एक क्या होगा एक टाइम ऐसा आएगा पास पर क्या होगा करंट फ्लो होने लगेगी यहाँ पर पी साइड और एन साइड में। नेक्स्ट क्या बोल रखा है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इट ऑपरेटेड अंडर द रिवर्स बायस, किस वजह से होती है रिवर्स बायस पर। व्हेन द फोटो डायोड इज इल्यूमिनेटेड
with the light photon with energy greater than the energy gap of semiconductor of electron hole pair generated due to the absorption of photon। यानी कि यहाँ पर एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं लाइट। इसको पढ़ लेना और इसकी फिगर देख लेना ये वाली। नेक्स्ट में क्या बोला गया, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्रिज्म इज ए and refractive index is cot a/2। find the angle of minimum deviation। क्या निकालना, एंगल निकालना मिनिमम डेविएशन। तो देखो यहाँ पास क्या क्या चीज़ बनना, अगर मैं यहाँ देखता हूँ क्या क्या बनना, n फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स cot a/2। मुझे निकालना मिनिमम डेविएशन एंगल दैट मीन्स डेल्टा m, ये मुझे निकालना। तो हम जानते हैं क्या, वी नो दैट एन का फॉर्मूला था साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन यहाँ बोलेंगे साइन ए अपॉन 2। ठीक, अगर मैं यहाँ पर पहले पुट करता हूँ एन की वैल्यू कितनी यहाँ पर cot a/2 इक्वल टू यहाँ आएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन साइन a/2। हम जाते हैं पर क्या, कोट का फॉर्म था कोस अपॉन साइन। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूँ क्या, कोस a/2 अपॉन साइन a/2 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन यहाँ पर छूट गया डेल्टा एम अपॉन 2, यहाँ पर ये वाला पार्ट छूट गया सॉरी, अपॉन 2 यहाँ आ गया अपॉन यहाँ होगा साइन a/2, ये होगा कैंसिल आउट। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, देखो यहाँ पास क्या है, इस साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, यहाँ पास क्या है कोस, तो सेम बनाने पड़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी लगाते हैं, यहाँ पर लिख सकता हूँ कोस/2 को साइन 90 माइनस a/2 और यहाँ होगा साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। तो अब यहाँ क्या होगा, साइन से साइन कैंसल आउट हो जाएगा रेशियो। तो यहाँ कितना बचेगा 90 माइनस ए अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ये वाली वैल्यू। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर कितना आएगा 180 माइनस ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। अगर मुझे निकालना है यहाँ पर डेल्टा एम की वैल्यू, तो डेल्टा एम इक्वल टू 180 माइनस ए, ये भी प्लस का रहेगा माइनस का हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एम इक्वल टू 180 माइनस 2a, ये आएगा मिनिमम डेविएशन एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द कपल एक्टिंग ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मतलब 90 डिग्री वहाँ पर निकालती है, वहाँ पर इज टाउ इक्वल टू NIAB, सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। उसके मीनिंग बता रही है मेरे पास, मीनिंग क्या क्या होंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर बनाया मैंने एक यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। तो मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर एक फिगर, ये मेरे पास है मैग्नेट। तो इस वाली मैग्नेट का एक पर्टिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा एक मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने बोल दिया मेरे पास क्या है, एक नॉर्थ पोल एंड यह है साउथ पोल। तो हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर की ओर बी मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ मेरे पास क्या है, एक लूप भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक लूप क्रिएट कर लिया, एक लूप क्रिएट कर लिया वाला। अब इसमें क्या होगा, लूप क्रिएट करने के बाद
तो जैसे मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर करंट गई आई और वापस मान लो यहाँ पर आ गई आई। मैग्नेटिक फील्ड में कहा नॉर्थ टू साउथ। चलो अब हम जानते हैं क्या कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो वहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस, जिसका फोर्स होगा कहाँ? डाउनवर्ड, और इसका होगा अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड सेम है और डिस्टेंस भी सेम ही है पोल की, तो यानी कि यहाँ पास जो फॉर्म बनेगा कौन सा? आई एल बी। यहाँ पे क्या होगा? आई एल बी साइन थीटा। यहाँ थीटा मेरे पास 90 होगा क्योंकि रेडिकल बोल रखा है। नेक्स्ट अब इसका करते हैं फॉर्मूला टाइप करते हैं इसका फॉर्मूला टाइप। मैंने मान लिया लेंथ कितनी इसकी? एल। ये लेंथ इसकी एल है, ये लेंथ इसकी बी है। ये देखना है। यहाँ मेरे पास मान लो मैं यहाँ पर रहता हूँ क्या? मैग्नेटिक फील्ड मेजर को, रोड में भी मेजर को, तो यहाँ पर हम क्या बोले? टाउ। वी नो दैट tau equal to force multiply perpendicular distance। फोर्स में जानते कितना था? आई एल वी साइन थीटा इंटू बी। तो यहाँ होगा आई एल ए बी साइन थीटा। ये क्या आ गया? टॉर्क। अब और बात करते हैं यहाँ पर फॉर एन कोयल टाउ इक्वल टू एन आई ए बी यहाँ पर आ गई टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। यहाँ पर एक बार ड्रॉ लिख सकते हैं क्या? और टाउ इक्वल टू एम बी, जहाँ पर एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एट का और पार्ट an air bubble at the distance is from the center the sphere of the glass radius 3 cm and effective index 1.5. Find the position of image of bubble when it's seen from the nearest surface of the sphere along diameter. चलो 8 का सेकेंड पार्ट, लास्ट वाला पार्ट। यहाँ पर करते हैं प्रश्न। 8th का आंसर इसमें बोला कि मेरे पास एक बबल जो एयर में है, मेरे पास एक मान लो एयर है जो बबल में है। वैसे थोड़ा सा ही इसका हमारे पास सेंटर है, सेंटर से मान लो ये मैंने सरफेस ले ली, इसकी रेडियस कितनी है? आर, और उसमें मान लो यहाँ पर पास क्या? ऑब्जेक्ट। मान लो इसकी ऑब्जेक्ट ये, तो मैं यहाँ से लगाऊँ ये पास का सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ और देखो उसको, तो ये हमारे पास सी है, ठीक। और मेरे पास है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से यहाँ पर देखिए भला यहाँ पर ये पास रह गई, और इसके बाद ये पास नॉर्मल, और यहाँ ये चलेगी इधर की ओर ये, और एक मेरे पास गई इधर की ओर ये वाली। अगर इसे पीछे एक्सटेंड करूँ ये वाला पार्ट, तो ये बनेगी मेरे पास इमेज। क्या बनेगी? इमेज।
ये वाली कितनी पूरी, सेंटर से उसके उसी डिस्टेंस तक बात करता मैं यहाँ की, तो डिस्टेंस ये वाली, इसकी वाली कितनी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये वाला ऑब्जेक्ट से इसकी 1 सेंटीमीटर, ये वाला 1 सेंटीमीटर, ये चीज है 3 सेंटीमीटर। तो आपको बता देनी है इमेज की लोकेशन। तो यहाँ मेरे पास क्या चीज़ बना गिवन डेटा के अंदर, इधर पास देखा n की वैल्यू कितनी है 1.5, दैट मीन्स 3/2। यहाँ पर रखा रिफ्रेक्टिवनेस n, या बोल दे यहाँ पर n रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास कितना हम 2/3। ठीक है ना। इसके बाद r रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 3 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट मीन्स u, वो यहाँ पे देखा 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि जब मेरे पास यहाँ पर लाइट की रियर टू डेंसर, तो फॉर्मूला मेरे पास होगा n2/v n1/u इक्वल टू n2 - n1/r। अब हम उसकी वैल्यू रखेंगे तब आंसर चेक करेंगे। n2 कितना है यहाँ पर 2/3 इंटू वी माइनस इसके पुट करेंगे 1/2 इक्वल n2 - यानी कि 3/2 माइनस r के लिए यहाँ पर कितनी है 3। तो आफ्टर सॉल्व इट वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 1.71 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आएगा यार आंसर। नेक्स्ट में हो गया नेक्स्ट 8। नेक्स्ट व्हाट इज मीन्ड बाय द म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पर व्हाट इज मीन्ड बाय द म्यूचुअल इंडक्शन, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, एस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द 2 प्लेन कोयल्स। क्या निकाला 2 प्लेन कोयल्स, मुझे निकाला म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना इन विच change in electric current in one coil is called primary coil, induced an electromotive force EMF in nearby coil, that means secondary coil, due to the changing magnetic field produced by the primary coil। यानी कि जो भी हम करंट में चेंज लाएंगे प्राइमरी कोयल में, तो जो पास चेंजिंग करंट होगा तो हम उसका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, तो दैट मीन्स EMF मेरे यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। डेफिनेशन क्या होती है, when current in one coil change and due to this change EMF is induced by nearby coil, this phenomena is called the mutual induction। कोफिशिएंट क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन का, उसे पढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द 2 coils is defined as the amount of EMF induced in one coil per unit area of change of current in the nearby coil। बात बोल रखी इसमें। अब बात करते हैं कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो पहले हम बनाएंगे प्रॉपर फिगर। ये यहाँ पर ये है, अब इसमें यहाँ पे पास लगा दे कि ये वाला पार्ट, ये हमारे पास टर्न्स है N1,
एक ई है, ये मेरे पास दूसरी है कोयल, जिसे बोला सेकेंडरी कोयल। क्या बोला? सेकेंडरी कोयल। सेकेंडरी कोयल। ये मैंने बोला कि जो इसकी लेंथ है वो एल है, एल लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। कितने हैं? N2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी नो दैट, जैसे मैं यहाँ पर कह दूँगा करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा इस कोयल के थ्रू, इसमें, इस वाले कोयल में। तो देखते हैं इसको। वी नो दैट जो फ्लक्स होगा सेकेंड में वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। तो यहाँ फाई B2 इक्वल टू, यहाँ होगा क्या? अगर मैं निकाल लगूँ एम की वैल्यू तो इसकी होती है एम आई। क्या होती है? यहाँ पर आ जाएगा एम आई। तो अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ एम तो कितना जाएगा? 5B2 अपॉन आई। ये हो गया आगे क्वेश्चन फर्स्ट। क्या होगी? फर्स्ट। हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। तो पहले निकालते हैं ये फ्लक्स φ2। तो 5B2 टोटल तो होगा NB1A, यानी कि दूसरे के लिए N2। तो यहाँ पास होगा क्या? N2L म्यू नॉट N2I इंटू ए। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 5B2 की, ये आ गई म्यू नॉट N1 N2 ALI। यहाँ पास क्या था? यहाँ पास लेता एम आई। तो यहाँ पास क्या? ऐसे आई कैसे हो जाएगा? तो एम के लिए कितनी आ गई? म्यू नॉट N1 N2 AL। अगर निकालना हो EMF, निकालना हो EMF तो EMF कैसे आएगा? E इक्वल टू -d∅dt, यानी कि E इक्वल टू -M/dI/dt। ये वाला पार्ट। अब लास्ट क्वेश्चन इसने बोला रखा गया, एक्सप्लेन डू यू अंडरस्टैंड बाय द न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन क्या होती है, और वाला आंसर। देखो यहाँ पर क्या बात बोलेगी ये, न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि जब मेरे पास एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट था मोर देन 2 पार्ट में, ठीक है ना, तो क्या करेगा? अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा। की पॉइंट क्या? यूजुअली इन्वॉल्व्स हैवी एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम 235 एंड प्लेटिनियम 239। ये इसका एग्जाम्पल है। ट्रिगर्ड बाय द बम्बार्डिंग विद न्यूट्रॉन। किसकी बम्बार्डिंग करेंगे? न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करेंगे। तो रिलीज एनर्जी न्यूट्रॉन्स एंड रेडिएशन यूज्ड इन न्यूक्लियस पावर प्लांट एंड एटॉमिक बॉम्ब्स। इनमें इसका यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल रिएक्शन क्या है? यूरेनियम 1 न्यूट्रॉन का रिएक्शन करें तो कितना होगा? बेरेनियम और क्रिप्टन में ब्रेक होगा और 3 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे और क्या यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। अब बताइए भाई न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? डेफिनेशन इसकी, न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस इन विच 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस
रिलीजिंग ए थर्मेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि जब छोटे छोटे न्यूक्लियस को कंबाइंड करके एक हैवी न्यूक्लियस तैयार किया जाता है, वहाँ पर क्या होती है, रिलीज होती है एनर्जी। ठीक है ना। इसे की पॉइंट, यूजुअली इन्वॉल्व्स द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक ड्यूटेरियम 2H and deuterium 3H, requires very high temperature and pressure, powders the sun and stars, clean and powerful but difficult to control on the earth। इसके नेक्स्ट, तो इसमें यहाँ तक ही था। तो हमने इसका ना यूपी बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स सेट नंबर 2022 346 GA कंप्लीट कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट टाइम करेंगे वो करेंगे इसका सेकंड पार्ट या फिर 2025 का सेट करेंगे। अगर मेरे बताया ठीक लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।